अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, दुबई में बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं। दो सियासी बड़े वहां पर मिले हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। मुल्क के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर गौर आए हैं, लेकिन इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब ये कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात दो बड़ों के दरमियान में हुई, इसमें तमाम जमातों की शमूलियत होनी चाहिए थी। और सिराजुल हक साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क से बाहर होने वाले फैसले मुल्क की मुफाद में नहीं है। इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल में नवीद चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब और पीजे मीर सर मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी मामलात दुबई में हुए, फ़िलहाल तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है, सामने नहीं आई, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो तनकीद की गई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से, वो दुरुस्त है? क्या तमाम जमातों की शमूलियत उसमें होनी चाहिए? ये ख्वाहिश बड़ी दुरुस्त है और बड़ी सियासी ख्वाहिश है। पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है इस वक्त, इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक मजबूत सियासी हमें ग्राउंड चाहिए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद इलेक्शन में हम चले जाएंगे। इलेक्शन से पहले अगर हम गलतफहमियाँ पैदा कर देंगे मुल्क में तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। मसलन ये जो बयान है सिराजुल हक का मुल्क से बाहर, ये कितना गलत असर सराज साहब देना चाहते हैं। ये मीटिंग मुल्क से बाहर एक वजह से हो रही है कि मियां नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आ नहीं सकते और इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, और बरतानिया का वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। दुबई में ये है कि आप अभी फ़ैसला करें और कल आप दुबई की किसी मीटिंग में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के लिए दुबई आके बैठ के अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के अरकान के साथ मुलाकात करना आसान है, जबकि दूसरी तरफ जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो तो दुबई के रिहायशी हैं। अब ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब दुबई शहर में हों और आसिफ साहब उनको मिलने ना जाएं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अदर दैन द पीटीआई। पीटीआई इसका लीडरलेस है, उसका कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा कि हु विल लीड द पार्टी। तो मसाइल बड़े गहरे हैं। शायद खाकान अब्बासी की बात में वज़न है, लेकिन इसका फ़ैसला इन दो अफराद ने करना है, आसिफ जरदारी ने और उसका नवाज शरीफ ने। मुमकिन है वो सोच रहे हों इस बात पे, और मुमकिन है कि वो पीडीएम की पार्टियों में शामिल दूसरे लोगों को भी बुलाएं, जैसे मौलाना फजल रहमान एक भारी भरकम शख्सियत हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। क्या यहाँ पे हो रहा है? आप सब लोग सहाफ़ी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, आपका हक़ है, लेकिन जो भी होगा वो इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे लाई जाए जो कम से कम 5 साल पूरे करे, क्योंकि जो पिछले 5 साल हैं वो ऐसे गुजरे हैं कि उनको हम एक ऐसा दौर कह सकते हैं जिसमें हमने खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं है। ना रिफॉर्म्स हुई, न सिस्टम में कोई बेहतरी हुई, बल्कि एक पूरी नस्ल को एक ऐसा मैसेज दे दिया गया कि सब चोर हैं सियासतदान, और इनको तुमने गाली बकनी है, इनको तुमने जूतियाँ मारनी है, बाज़ारों में इनका पीछा करना है, इन पे आवाज़ें कसनी है। तो इन हालात में हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वायबल गवर्नमेंट चाहिए अगले 5 साल के लिए। इसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, खा वो सिराजुल हक साहब हैं, खा मौलाना फजल रहमान साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, आएँ और आके इसमें कंट्रीब्यूट करें। बैठ के तबसरे करने बड़े आसान होते हैं। आप मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीद लें करोड़ों रुपए की, लोग कहेंगे यार मज़ा नहीं आया, काले रंग दी, अगर चिट्टी नहीं होती तो बहुत चंगा सी। तो हमारा तो रवैया कौम का अगर ऐसा हो गया है कि हमने हर बात पर तनकीद करनी, तो वो अफसोसनाक है। हमें आने वाले फ्यूचर में देखना चाहिए। हम कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत, आज भी उनकी सीसी जो मीटिंग है जारी थी इन मामलात के बारे में, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग पेट्रोल ख़रीदें, अपने पैसों से ख़रीदें, ख़ुद उसको स्टोर करें और बेचें। तो चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो ये माजी में से निकल के अब हाल में आके मुस्तकबिल में जाने की हम कोशिश करें। और बाकी ये जो आप कहते हैं इतनी सीटें उसको मिल जाएंगी, इतनी सीटें उसको मिल जाएंगी, अभी इस पर मेरे ख्याल गुफ्तगू कम ही करें, खुदा जानता है किसको क्या मिलेगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, आपकी राय लेना चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट तो आपके सामने आ गई। फिल वक्त तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, मगर मुलाकात जो है वो दो बड़ों की हो रही है, तो क्या सबकी शमूलियत और रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? हम बात करते हैं एक पेज पर आने की, एक पेज पर होने की, मुल्क के मुफाद की, तो फिर सबको इकट्ठे बैठना तो चाहिए ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने दुबई आके कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है? नहीं बुलाई। और वो बात इफ्तिखार साहब ने एलैबोरेट कर दी कि ज़ाहिर है दुबई तो ऐसी है जैसे हम कराची चले जाते हैं। वो आगे हैं और मुशावरत के लिए आए हैं।
अब मुशावरत के लिए उन्होंने देखना ये है कि आइंदा मुल्क में क्या होने जा रहा है, हालात क्या बन रहे हैं, उसकी एक शक्ल हमें नज़र आना शुरू हो गई है। बदकिस्मती से पिछले चंद माह तक तो ये हालत थी कि हमें इल्म ही नहीं था कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। अब हमें एक शक्ल नज़र आ रही है और मामला उससे ज़्यादा बढ़ भी रहा है। अच्छा, उससे पहले जो ख़राबी पैदा हो चुकी है उसमें लाजम हो चुका है कि मोडालिटीज़ तय की जाएँ। अच्छा, मोडालिटीज़ तय कैसे करनी है? पहले जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो आपस में बैठेंगे। सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हर सियासी पार्टी का अलग मंशूर है, उनके अपने उम्मीदवार हैं, वो अपनी सियासत करते हैं और आपस में माजी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, और ये कोई बुरी बात थोड़ी है, जमहूरियत यही है। अब चैलेंजेस और नौयत के हैं। एक बहुत बड़े बहरान से आप निकल रहे हैं और चीज़ें सेटल हो रही हैं, ये हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन सेटल होने में भी बाज़ मराहल ऐसे हैं जिन पर गौर व खोज करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो पार्टीज़ हैं, आपने देखा कि JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उन्होंने अपने तौर पर गौर व फिक्र किया कि क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसने अपने तौर पर मामला पर गौर व फिक्र किया। मुस्लिम लीग नून का भी इजलास जारी है और बातें हो रही हैं। अब मुशावरत का अमल है। मुशावरत के अमल में ये मुनासिब समझा गया कि अब आसिफ जरदारी साहब जो बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, साबिक सदर हैं और मामलात की गहरी समझ बूझ है, उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी गुफ्तगू की जाए। आपने देखा कि ये इतनी अहम गुफ्तगू है कि चीन के दौरे पर जाना था वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, लेकिन वो दौरे को इल्तवा में डाल करके हज पे नहीं गए अपना मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब का हज या उम्रा, मतलब दोनों चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, तो हज पर भी नहीं गए। तो वहाँ एक मामला हो रहा है और मुल्क ज़ाहिर है मुल्क को आपने एक बहुत बड़े बहरान से निकाल कर आगे चलाना भी है। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबानी कलामी आप एक तकरीर कर दें कोई कौम से खिताब या कोई, तो ये चीज़ें हैं। इलेक्शन कैसे होने हैं, मामला तो उसका भी हमने आगे देखना है, मर्दमशुमारी का मसला भी है और बेशुमार मसाइल है। तो वहाँ एक मुशावरत हो रही है, मीनिंगफुल मुशावरत। मेरा ख्याल है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो कबल वक्त है। अच्छा, कि जिस सबको बुलाना चाहिए था, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो एक पार्टी अपने तौर पर तय करे, मुस्लिम लीग नून, कि हमने क्या करना है। हमने देखा है वहाँ भी इख्तलाफ राय होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही जब आप जोएल लतीफ़ साहब की तरह से बिल्कुल ही एक ऐसी बात कर देंगे या शाहिद खान अब्बासी साहब की तरह से बिल्कुल ही ऐसी बात कर देंगे जो पार्टी लाइन सेट कर हो, तो उससे तो खलफशार बढ़ेगा। पहले पार्टी के अंदर मामला तय करें, फिर जो सेकंड बड़ा स्टेक होल्डर है उसके साथ मामला तय करें, फिर APC भी हो जाएगी। तो ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में दुरुस्त हो रहा है। ठीक है, ये तो स्टांस था शाहिद खान अब्बासी का। पीजे सर, आपने सिराजुल हक साहब का स्टांस भी देखा, वो ये कहते हैं कि मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर होंगे तो मुल्क के मुफाद में नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, मुल्क से बाहर जो मुल्क के लिए फैसले हो रहे हैं उसके मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? मुल्क के फैसले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हुई थी, अगर आपको याद है, बाहर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई थी तो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एग्जैक्टली। तो ये छोड़ दें, ये दिस इज नथिंग। देखें, ये जो दोनों मिल रहे हैं, मेरी नज़र के अंदर ये कर्टसी कॉल भी है, एक दूसरे से मिलते हैं, जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं। अगर आप एक शहर में हैं, दोनों लीडर्स हैं, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर आप इकट्ठे उठे हैं वहाँ से, तो अगर मिलना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पैरामीटर सेट हो सकते हैं कि हाँ जी, क्योंकि देखो ये इन दोनों ने डिसीजंस नहीं लेने, इन्होंने आके अपनी क़यादत के साथ मशवरा करना है कि जरदारी साहब ने ये कहा और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, वो बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे। ये तो चीज़ नहीं है कि जी हाँ हतमी फैसला हो गया, वहाँ इस तरह की बात नहीं होती है। आपकी बात में मैं इजाफा करूँगा, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, फैसले यहाँ पे आके होंगे जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऑफ़र की है अमीर बख्श भट्टू को हमारी पार्टी में हो। अमीर बख्श ने ये कहा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तय कर रही है ना पीपल्स पार्टी से पंजाब के बारे में, वैसे ही हमारे लिए तय करें। तो ये डायलॉग तो पता नहीं ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाता है। बात आती है PDM की। देखिए, PDM, ये इलेक्शंस जब होंगे तो PDM डिफंक्ट हो जाती है, PDM गेट्स डिसबैंडेड, क्योंकि यहाँ PDM फाइट किस नज़रिए से करेगी। वो तो इकट्ठे हुए थे एक पार्टी के लिए, वो पार्टी साइड हो गई है, उसके फैक्शन से 2-3 बन गए। अब यहाँ हमने देखना है कि ये किसके साथ अपनी अपनी सीट अरेंजमेंट्स करेंगे, कि नून के साथ कौन जाएगा, क्योंकि एट द एंड मैच जो है असेंबलीज के अंदर वो होगा कि कौन ज़्यादा सीट्स लेता है और कौन गवर्नमेंट बनाता है। अगर तो ये बिल्कुल पैरेलल पे हुआ तो आपके इंडिपेंडेंट्स और इधर उधर के जो होंगे वो एक रोल प्ले करेंगे। सो ये गेम जो है, जब इफ्तिखार बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अभी डेवलपिंग है ये गेम। इस गेम के अंदर बड़े बड़े और आपके सामने नुक्ते आएंगे। खान अब्बासी साहब
हमने पहले भी इनको देखा, इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं। फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने भी गए थे लंदन में, उनसे भी मुलाकात हुई है। लेकिन फिर ये स्टेटमेंट दे देना, और जिस तरह नवीद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जो लतीफ़ हैं उन्होंने जो बात की है, आई थिंक दैट डजंट गो वेरी वेल फॉर PMLN, क्योंकि सब एक तासुर ले लेंगे ये जी नवाज शरीफ करवा रहे हैं, हालांकि नवाज शरीफ का काम वो उसका हाथ ही कोई नहीं है। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी में भी कोई करेगा वो कहे जरदारी करवा रहे हैं। सो आई थिंक पार्टी लाइन हैज़ टू बी फॉलोड, नो मैटर व्हाट पार्टी यू आर, पार्टी लाइन हैज़ टू बी फॉलोड। सर ये शिकवा तो पहले भी था ना, मरियम नवाज को भी था ना शाद खान अब्बासी से कि पार्टी नहीं करे वो इफ्तिखार साहब। आपस का अंदरूनी मामला। आपको मैं बताऊँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान से बाहर हुआ था। हाँ जी, और दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PJ वाज देयर। जी जी, वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको ये कह देना साजुल हक की तरफ से कि मुल्क से बाहर होने वाले फैसले, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं। ठीक है, फैसला कहीं भी हो, बात तो ये है कि वो मुल्की मुफाद में होना चाहिए और तमाम जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। माशरती, मुआशी, सियासी एजेंडा इस तरह का तरतीब देना चाहिए कि उसका फ़ायदा मुल्क को हो, ना कि किसी फ़र्द को हो। अभी एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला जो मुलजिम था वो पकड़ा गया है, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उसका अगला टारगेट कौन है उसने वो भी बता दिया है, और जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ मुतालबात किए हैं, इन पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जावेद लतीफ़ साहब की, जो कहते हैं कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो फिर रिटायर्ड का क्यों नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी नवीद साहब आप बताएं कि जावेद लतीफ़ साहब ये बातें कहाँ से ला रहे हैं, क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पर उनका इशारा उन रिटायर्ड जर्नैलों की जानब है जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं। 5 रिटायर्ड जर्नैलों का जिक्र उसमें आ रहा है, और जावेद लतीफ़ साहब का ये फोकस रहा है कौमी असम्बली में भी और उसके बाहर भी। वो ये बार बार कहते रहे हैं कि इन लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, तो उस जानब भी उन्होंने इशारा किया। और यकीनी तौर पर हम ये तोक़ुद तो रखते हैं, जिस तरह से DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि जब उन्होंने एक सर्विंग कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उनको नहीं बख्शा, उनके साथ और 3 इंपॉर्टेंट अफसर थे उनको नहीं बख्शा, बाकी जो दीगर खिलाफ कार्रवाई या 17 अफसरों के खिलाफ अपनी जगह का मामला चल रहा है, तो रिटायर्ड अफसरान भी बहुत ज़्यादा अब कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं। और ये हमें तस्लीम करना होगा कि एक ऐसी लॉबी थी जो PTI की मशीर बनकर, सलाहकार बनकर उनको मशवरे दे रही थी, और यही लॉबी जजेस से भी राब्ते में थी। और एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे भी हैं रिटायर्ड, बुज़ुर्ग रिटायर्ड हैं, वो वाले नहीं हैं जिनको हर कोई समझ लेता है, जो बाकायदा जाके बता रहे थे कि अगर फ़ौज पर दबाव बढ़ाना है तो उसका तरीका ये है कि इस तरीके के साथ घिराव किया जाए मिलिट्री इंस्टॉलेशन का। यहाँ तक मामला था जो हमने सुना है, बताया तो हमें यही किया है, और यही लोग जजेस से भी जाकर मिल रहे थे। तो जाहिर है उनका एहतसाब होना तो बहुत ज़रूरी है। उस हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कहा है कि इनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन जब DG ISPR ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद नंबर 1, उनके सहूलतकार नंबर 2, उनके प्लानर नंबर 3 वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं और उन्हें किसी कीमत पर स्पेयर नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद बात बड़ी क्लियर है। अगर कोई मुतालबा कर रहा है तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मामला उसी तरफ जा रहा है कि ये सारे लोग कानून के दायरे में भी आएंगे और इनका एहतसाब भी होगा। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है वो इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि उन रिटायर्ड अफसरों के, लेकिन वो जो कार्रवाई का एक वक्त है, ज़ाहिर इदारे ने अपने हिसाब से तय किया होता है ना। हम जब उन्होंने सर्विंग लोगों को नहीं छोड़ा तो रिटायर्ड को कहाँ छोड़ेंगे, और उसके हमें कुछ ना कुछ अभी आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ जो रिटायर्ड अफसरान इस मामला में, ऐसे मामला में मुलव्वस हैं, अब वो अपना मौक़िफ़ भी बदल रहे हैं और पीछे बैठ रहे हैं, लेकिन चूँकि उनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं, पकड़े जा चुके हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा अब मौका मिले। तो अगर कोई ये बयान देना भी चाहता है सियासतदान, तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। ठीक है, PJ सर आपकी राय लेती हूँ। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि इदारों के लोग ये मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर अगले इंतखाबात या फिर आप कहें कि पाकिस्तान जो है वो चल नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या आप नवाज शरीफ साहब को चौथा वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, लेकिन जो नवीद चौधरी साहब ने बात की अभी, देखें यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस ये 1950 में इसको इनकॉर्पोरेट किया था, और इसके अंदर यूजुअली ये होता है कि जो एक्टिव आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको आप कोर्ट मार्शल करते हैं, बट ये अलाउ करता है
सर्टन रिटायरीज जो कि समझते हैं कि विच दे हैव गॉन बियॉन्ड द कॉल ऑफ परहैप्स देयर ड्यूटी, उनको वो ट्राई कर सकते हैं। ये लॉ है। अब बात आती है नवाज शरीफ साहब की। अगर वो चौथे बन सकते हैं तो वाई नॉट? देखो ना, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं किसी पे डालनी है। अगर उनको आवाम वोट देती है, अगर उनकी पार्टी आगे लेके जाती है, वाई नॉट? अगर जरदारी साहब को होता है, वाई नॉट? द क्वेश्चन इज जो मर्जी आए, हमें एक चीज़ पे जो आपको भी पता है, नवीद चौधरी साहब और इफ्तिखार जावेद आज नहीं है हमारे साथ, हमने एक चीज़ पे तो बड़ा जोर डाला है कि जो मर्जी आए, जैसे आए, इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। दैट इज द क्राइटेरियन, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये नहीं कि कौन आता है कौन नहीं आता है, एक्सेप्टेंस की बात है। देखो ना, आपके सामने एक ट्रायल हो गया, ये जो अपने नाजिम के इलेक्शंस है, ये एक मिनी ट्रेलर चला आपके सामने। तो फिर मेजर ट्रेलर जब मेजर फिल्म चलेगी फिर क्या होगा? क्या हम इसी पे डिबेट करते रहेंगे सारा? मैं समझता हूँ तो इसके अंदर हमें कंसेंसस पे बैठना चाहिए। जिस तरह आपने पहले सेगमेंट में जरदारी साहब और इनकी नवाज की बात की है, आई थिंक ये भी एक चीज़ प्रॉबेबली पार्टीज डिसाइड करेंगी और करना चाहिए कि जो मर्जी आता है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स एक्सेप्ट करें एंड लेट द कंट्री गो फॉरवर्ड। हम रेट्रोगेट स्टेप ले रहे हैं, 4 लेके और 6 पीछे जाते हैं। सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप क्या कहते हैं इफ्तिखार साहब? जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो फिर जो रिटायर हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये फ़ैसला उन्होंने करना जिनका ये सब्जेक्ट है, और वो काफ़ी अपना ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। नवीद ने उनकी बहुत अच्छी तर्जुमानी भी यहाँ पे की है। असल में जो इशू आने वाला है वो है सोशल मीडिया पर काबू का। अच्छा, आप कुछ लोगों को तो सज़ाएँ दे सकते हैं कवानीन के ताबे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं अभी सोशल मीडिया पे बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाऊँ, उनको मैं इशारे करके लोगों के घरों की निशानदेही कराऊँ, और फिर ना सिर्फ निशानदेही करूँ बल्कि उन घरों का वो जो मैप होता है वो भी मैं लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, और ये बताऊँ कि किस गली में कौन रहता है। जब तक उन पर काबू नहीं पाया जाता तो ये फिर एक ऐसी जंग वो लड़ेंगे आपके साथ जो कई साल तक जारी रहेगी। और इस जंग की बिना पे जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, माशी, माशरती, और तीसरा लफ्ज़ क्या आपने इस्तेमाल किया? इदारे नहीं, आप पढ़ने क्या आपने क्या, माशी, माशरती और कुछ और भी लफ्ज़ सर आप अपना नहीं मेरे पास नहीं है, आपके पास थे। इन सब में इस्तेकाम नहीं होगा। ऐसी चीज़ें टुडे जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि मैं हैरान हूँ। इन गिरफ्तारियों के बाद, इन सज़ाओं के बाद बात ख़त्म नहीं होती अगर हम इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ख़्वाह वो अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं, ख़्वाह वो बरतानिया में बैठ के कर रहे हैं, ख़्वाह वो कनाडा में बैठ के कर रहे हैं, और ख़्वाह वो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। इस पे हमें लोगों को भी समझाना होगा और सियासी पार्टियों को भी इस पे मुतालबा करना चाहिए। हम ये मुतालबा तो कर रहे हैं कि उन लोगों को भी पकड़ो जो रिटायर्ड हैं फ़ौज से। ठीक है, आपका मुतालबा ठीक है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो दे शुड बी अरेस्टेड। लेकिन सवाल ये सोशल मीडिया जो कर रहा है, ये मैं आपको साफ आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत जो 9 मई को। ये नई जंग है। बिल्कुल विजय, बहुत लंबी जंग है। आज मैं कोर्ट नहीं, मैं प्रोग्राम में मैं रेफरेंस नहीं दे सकता। ये आज ये बहुत खौफनाक खेल हो रही है, और इसमें बरतानिया के शहर इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिका के शहर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको तो इसी के लिए तो हमने पैसे दिए थे कि 5th जनरेशन वार जो है वो मुसल्लत ना हो, लेकिन वो हमारे ऊपर ही मुसल्लत कर दी। और दूसरी बात है, मैं खालिद लतीफ़ साहब से गुजारिश करूंगा कि सर, जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको चौक चौराहों में लटकाया जाए, जैसे बयानात सियासत में नहीं दिए जाते। कानून के मुताबिक आप फैसले करने दें और आइन के मुताबिक फैसले करें। चौक और चौराहों में लटकाने का आइन में भी तस्करा नहीं है और पाकिस्तान के कवानीन में भी तस्करा नहीं है। तो बराए मेहरबानी हम अपनी क़यादत के लिए मुश्किलात ना पैदा करें। अब ऐसे जब हम बयान देंगे तो साफ ज़ाहिर है इसके ऊपर जो तनकीद होगी उसका जवाब कौन देगा? वो अल्टीमेटली फिर उन्हीं लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो पार्टी की सरबराही कर रहे हैं। क्योंकि ये बात जो आपने कही है ये आइनी नहीं है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आप मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं और आप दोबारा भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोशिश कीजिए कि चौक और चौराहों में जो रवायत आप पैदा करना चाहते हैं
ये मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि आज हम कर लेंगे तो कल आने वाले कोई और कर लेंगे। तो प्लीज़ इस किस्म की जब हम बात करते हैं तो ये ठीक है, जब जलसों में आप जाएंगे इंतखाबी मुहिम में जो मर्ज़ी कहिएगा, लेकिन इंतखाबी मुहिम शुरू तो होने न दें। ठीक है नवीद चौधरी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें ऐड कर दें कि जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी है, खा वो रिटायर्ड हैं या वो हाजिर सर्विस हैं। तो फिर ये जो बात सामने आ रही है कि इनके लिए कोई क़वानीन होने चाहिए या पहले इनको ड्राफ्ट करना होगा, तो इसका क्या जवाब रह जाता है? जब साजिश हो गई, जब पता चल गया, तो फिर इन चीज़ों का क्या रह जाता है? क़वानीन मौजूद है, क़वानीन मौजूद है। आपने देखा कि कल बताया इन्होंने, आपको 1950 एक्ट मैंने बता दिया। मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया है कि अगर ऐसा सिविलियन जो आर्मी के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश कर रहा हो सही अहलकारों के साथ मिलकर, तो उसके खिलाफ मुकदमात भी फौजी अदालतों में चलेंगे। तो ये मामला चीफ जस्टिस ने भी कह दिया। देखिए बात यह है कि आप फौज में हो, मैं फौज में नहीं हूँ, मैं और आप मिलकर एक साजिश करते हैं, हाँ जी, तो मैं भी उतना ही मुलव्वस हूँ जितनी आप मुलव्वस हो। एडिंग एंड अबेटिंग, एडिंग एंड अबेटिंग, आपको भी सज़ा होगी तो सज़ा मुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं और मिलके साजिश करें किसके खिलाफ? रियासत के नेशनल खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। हम दोनों आपस में मीटिंग कर रहे थे, बाम बातें कर रहे थे और प्लान बना रहे थे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना रियासत चाहिए, के खिलाफ कर रहे थे। बिल्कुल सर, ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो 9 मई का वाक़या था वो इंतहाई गैर मामूली था और इनकलाब के नाम पर जो इस तरह से इंतशार फैलाया गया और जो हालात पैदा, ये होना नहीं चाहिए थे। इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई कर ही इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अभी एक ब्रेक पर जाने, इसके बाद वापस आएंगे और फयाजुल हसन चौहान साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से कि पहले बात की थी, लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और उसने बता दिया कि उसको किसने ये टास्क दिया था, कितने में ये टास्क दिया था और किस किस के घर पर फायरिंग करनी थी और अभी तक ये मामला कहाँ पहुँचा है। लेकिन खैर, मुलजिम गिरफ्तार है, एतराफ़ जुर्म कर चुका है, इस पर बात करते हैं। और PTI की तरफ से जो सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है, फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस मामले को उठाया है, क्या कहते हैं आप पीजे सर? देखें, मैं तो पाकिस्तान की पुलिस को सतारा जुर्रत और पता नहीं क्या क्या दूंगा कि इतनी जल्दी उसको अरेस्ट कर लिया। ये जो डेली डिकेटियाँ होती हैं वो को पकड़ा जाता नहीं है। ए फड़िया गया। देखो ना, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें आप कि एक बंदा फायर करके इधर उधर हो जाता है और ऑल ऑफ अ सडन ही गेट्स कॉट। दिस इज़ वेरी वेरी मिस्टीरियस। चलो पकड़ लिया, जो अब बोलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट समथिंग इज़ नॉट राइट। उसके ऊपर फायर करना because he is speaking whatever he is speaking, I think that is not perhaps what democracy allows. क्योंकि ये एक बड़ा गलत तासुर जाएगा बाहर इंटरनेशनली और नेशनली भी कि हम कर क्या रहे हैं। लतीफ़ खोसा एक हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, एक्स पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि अभी वो एक्स कम्युनिकाडो हो गए। द क्वेश्चन इज़ कि आप उनके साथ इस तरह नहीं कर सकते। क्यों? ये एक इंडिविजुअल एक्ट भी हो सकता है। अगर वो पकड़ा गया वो दसों के नाम भी ले लेगा, उसके अंदर और इम्प्लीकेशन। सो आई थिंक इसके अंदर भी आई डोंट नो किस किस्म की इंक्वायरी होगी, क्या होगा, लेकिन टू मी आई फाइंड इट क्वाइट मिस्टीरियस। ठीक है, आप क्या कहते हैं नवीद चौधरी साहब? वो ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार ना हो सका, आप ये कैसे कहते हैं कि वो PTI का वफादार होगा? देखिए, फयाज चौहान साहब की जो बात है वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उन्होंने ये बात की है और ये इसमें इसलिए वज़न है कि बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि एतजाज़ हसन किसके लिए काम कर रहे हैं। बच्चे को पता है। इस तरह लतीफ़ खोसा जो हैं बड़ी देर से PTI के साथ जा रहे हैं और वो कहते हैं पीपल्स पार्टी में। अजीब तमाशा बना हुआ है। वो कहते हैं कि दो बंदों को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुहावरतन कहा जाता है कि एक जो आपके मुंह पर झूठ बोले और दूसरा जो नहर के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर आपको गालियाँ बक रहा हो। उसको पता है पानी बहुत गहरा है। पानी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो एक गेम है। ये चीज़ उसको नहीं मिले थे, किस लिए मिले थे? शरारत करने के लिए, मुल्क में फसाद पैदा करने के लिए। एतजाज़ का क्या रोल है? बड़ा वकील है होंगे, लेकिन बड़े वकील का ये मतलब है कि आप शरारत नहीं कर सकते। घर पर आपके फायरिंग हो रही है, पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त आपने कहाँ देनी थी? फौजदारी कानून का सीधा सा फार्मूला, अगर कोई दरख्वास्त नहीं देगा तो स्टेट उसमें बनेगी फ्री, वो पर्चा दर्ज कराएगी। CCTV फुटेज मौजूद है, निकाल लें, उसको मैच करा लें कि ये बंदा था कि नहीं था। अब इसने एक बयान दे दिया कि मुझे ज़ुबैर न्याज़ी ने कहा। हम एक तसलसल से देख रहे हैं कि एक जमात मुल्क में खलफशार पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसके फॉरेन हैंड्स भी हैं।
जो बात इफ्तिखार साहब कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक बात है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखें आज तक ये आलम है, आज के दिन तक, कि इनका एक जो साबिक वज़ीर है वो राना सनाउल्लाह के क्लिप को काट रहा है और वो काट के डाल रहा है उनके खाते में कि वो कह रहे हैं 5000 बंदों को लटका दिया जाए। वो कोट कर रहा है उनके अजीम लीडर का बयान कि 5000 बंदों को लटका देना चाहिए, जो उनका मंसूबा भी था, बाजुआ का भी था, इसका भी था और फैज़ का भी था। उसको काट के वो तम तराक के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है। कल को जब पाबंदी लगी फिर चीखें मारे, हो आज़ादी रहे खतरे में पड़ गई। क्या बेहूदगी है। अच्छा फायरिंग हो रही है, साथ ही कह दिया जी वो मुझे पता नहीं कौन बंदे थे, नामालूम थे, फलां थे, ये थे, वो थे। और भाई आपके बेटे पर भी फायरिंग हुई थी अल्लामा इकबाल टाउन में। अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे, आपके बच्चों को भी महफूज रखे। क्या इंक्वायरी कराई आपने, क्या निकला था उसमें, क्या क्या हो क्या रहा है, कुछ पता तो चले हमें। कि हर चीज़ उठा के आपने डाल देनी है नामालूम अफराद पर। उनके पास इतनी ताकत है कि वो अगर आपको ये बार कौंसिल वगैरह फिर आप भूल जाएँ। वकला में भी बड़ी डिवीजन है कि आप समझेंगे कि मैं वकील लेके निकलूँगा, मुमकिन है आगे आप निकलें तो आगे दिफा पाकिस्तान कौंसिल वाले खड़े हों, वही आपको निपट लेंगे। वकीलों के गिरोह बहुत सारे आ जाएंगे। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, ये भूल जाएं, ये और वक्त था। ये इल्ज़ाम हर चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट लगा के खुद हीरो बनना और गैर मुल्की एजेंसियों को, खबर रसां एजेंसियों की बात कर रहा हूँ, उनको इंटरव्यूज देना कि हम पर प्रेशर आ रहा है और हमें ये रोका जा रहा है, फलां करना है, ये मुल्क को बदनाम करने की साजिश है। आप जिस पार्टी में चले गए हैं उसका ये एजेंडा है, वो कर रही है और खुलेआम कर रही है। अब आप भी उनके साथ मिलकर यही काम करना शुरू हो गए हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ठीक, कितनी बड़ी बात, आप फौजदारी के वकील हैं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ओ जी मेरे घर पर हमला हो गया और जियो नहीं कराई गई, जियो क्या है जी, वो जियो फेंसिंग, सॉरी। अच्छा आप बात देखें, और वो भी कह रहे हैं जी वकला के घर पर हमला नहीं होना चाहिए, वकला के खिलाफ कार्रवाई नहीं। भैया आप रिपोर्ट है मैं चेक करा ले, फुटेज मौजूद है, सारा मामला मौजूद है वहाँ पर। यही वही सुप्रीम कोर्ट है ना कि जब इमरान खान साहब की जमानत ले रही थी चेयरमैन पीटीआई की, तो व्हील चेयर छोड़कर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो किसी को याद नहीं रहा। लतीफ खोसा साहब तो ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे पर भी फायरिंग हुई थी, उसका वक्त इतना गुजर गया, उसके ऊपर भी कुछ सामने नहीं आया। नहीं सारा कुछ सामने ही है ना जी, उनके अपने मामला जो थे। कौन सी फायरिंग? वो अल्लामा इकबाल टाउन में उनके बेटे पर जो हुई थी, उस पर भी देखना चाहिए था ना कि इन्होंने परसू किया नहीं किया। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं मंजे। अब अदालतों के बारे में बात हो रही है। एक शख्स को ख़त लिखने के जुर्म में कई साल जेल में रखा गया। जावेद हाशमी नहीं सर, जावेद हाशमी को बात अपनी जगह है। मेजर जनरल साहब के बेटे को अभी हाल में एक रिटायर्ड मेजर के बेटे को दौर में, दौरे हुकूमत में उस वक्त इन हमारे दोस्त वकला को क्यों नहीं ख्याल आया कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जा रही है। ये फ़ंडामेंटल राइट्स किसी मखसूस वक्त के लिए होते हैं ताकि इनको इस्तेमाल किया जाए और बैनुल अक़वामी सपोर्ट हासिल की जाए। कीवर्ड है ना, मतलब आप इसको टिक करते हैं तो सारी वो आ जाती है। ऐसा नहीं है। देखें मैं समझता हूँ कि आपने जो सवालात उठाए हैं पीजे मीर ने, ये क्वेश्चन आईजी पंजाब को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ ताकि पीजे के ज़हन में जो बात है ये पीजे के ज़हन में नहीं है। पीजे कहीं से सुन के आया और पीजे को कोई बता रहा है कि भाई ये काम गलत हो गया तो ये इशू रेज़ करो, और मैं समझता हूँ इसके इशू रेज़ करने में इसका राइट है। अब इसके सवालात का भी जवाब देना आपका काम है। आपने आदमी तो पकड़ लिया, आदमी आपने दिखा भी दिया, इसके जो खदशात हैं उसको लीगली आप जवाब दें। लीगली आप ये जो बात कर रहा है नवीद के वहाँ पे CCTV फुटेज होगी वो लाएं, वो दिखाएं और उसको आइडेंटिफाई करें, और जो पीजे के ज़हन में सवालात है इसका जवाब आप दे दें। कोई बुरी बात नहीं हम कह रहे, वरना फिर क्या होगा 164 का जब बयान जाएगा अदालत में वो मुकर जाएगा। हमें काम वो करने चाहिए कानूनी तौर पे जिसको हम अदालतों में साबित कर सकें और कन्विंस कर सकें लोगों को, देखो ये वाक़या हुआ है, ये शवाहिद हैं और इन शवाहिद को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और ये सज़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ मुनीज़, कल मेरी इफ्तिखार की, नवीद चौधरी और जावेद इकबाल की रिक्वेस्ट है कि कल आप प्रोग्राम होस्ट ना करें सर, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं। कल ईद है, कल हम बैठ के करेंगे और लाइट हार्टेड है जी। सर कोई बात नहीं, नहीं आपने इतने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, मतलब आप तो लग रहा है कि इस अदारे में कोई बंधन नहीं है, बंदी नहीं है, तो अब कल हमारा प्रोग्राम है, प्लीज मुदाखलत नहीं करनी है। ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करने दें। प्लीज DNA की टीम की तरफ से तमाम नाजरीन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत, अल्लाह निगहबान।